हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू भद्रा आईएएस एकेडमी यूट्यूब चैनल, जो है आपका वन स्टॉप डेस्टिनेशन आपके यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस एग्जाम्स के लिए। यहां आपको एक स्मार्ट तरीके से इशू बेस्ड मैनर में नेशनल एंड इंटरनेशनल सिग्निफिकेंस के करंट अफेयर्स का होलिस्टिक कवरेज मिलेगा। और वीडियो के स्टार्ट में ही आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट एक एमसीक्यू क्वेश्चन बताया जाएगा, जिसका आंसर आपको इस वीडियो के एंड में मिलेगा। तो वीडियो को एंड तक देखना ना भूलिएगा। चलिए आज का एमसीक्यू क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूएन कन्वेंशन डील्स विद द फेजिंग आउट ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। आपके ऑप्शंस है ए क्योटो कन्वेंशन, बी वियना कन्वेंशन, सी बॉन कन्वेंशन या डी बेसल कन्वेंशन। तो चलिए क्विकली आज के दो टॉपिक्स को देख लेते हैं। इस वीडियो में आपको दो टॉपिक्स का कवरेज मिलेगा, जो होंगे COP28 एंड ज्ञानवापी इशू। तो COP28 से स्टार्ट करते हैं। COP28 कॉन्फ्रेंस मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ये एक बॉडी है UNFCCC के अंडर आने वाली। और UNFCCC मतलब यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जो कि 1992 के रियो अर्थ समिट के बाद बनी हुई एक मल्टीनेशनल ट्रीटी है, जो एनवायरमेंट में एक तरह से जो अभी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ चुका है ना, उसके सारे फैक्टर्स को कंट्रोल, फेज आउट एंड मिटिगेट करने के लिए बनाई गई है। तो इसी रेलेवेंस में इस साल भी 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2023 के बीच में एक कॉन्फ्रेंस हुई, जो कि दुबई में ऑर्गेनाइज की गई थी। और यहाँ थोड़ी कंट्रोवर्सी भी हुई थी, क्योंकि इस कॉन्फ्रेंस के जो होस्ट थे वो थे दुबई के इंडस्ट्रीज मिनिस्टर सुल्तान अल जबर, जो एक तरफ से एक ऐसी कॉन्फ्रेंस को होस्ट कर रहे हैं जो कि फॉसिल फ्यूल्स को आने वाले सालों में फेज आउट करने की बात करती है, और दूसरी तरफ वो खुद ही कई सारे ऑयल एंड गैस कंपनीज के या तो सीईओ है या फिर बोर्ड मेंबर है। तो ऐसा कोई पर्सन जो खुद ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में इतना पर्सनली इन्वेस्टेड हो, वो दुनिया से फॉसिल फ्यूल्स को फेज आउट करने की बात क्यों करेगा, और अगर करेगा भी तो कितने ऑनेस्टली उसको इंप्लीमेंट कर पाएगा, ये एक यहाँ पर क्वेश्चन है। एनीवेज, तो जो COP28 हुई है उसके कुछ मेजर आउटकम्स एंड रोल्स है, जिसमें इंडिया का भी एक काफी बड़ा रोल है, ये इसको देख लेते हैं हम। लेकिन एक बात यहाँ बतानी जरूरी है कि जो ये COP हेल्ड की जाती है, ये बेसिकली 2015 में हुई पेरिस समिट के बाद जो 196 मेंबर कंट्रीज ने एक पेरिस अकॉर्ड या एग्रीमेंट को साइन किया, उसको इंप्लीमेंट करने के लिए काम करती है, जिसके अंडर हमने ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को कम करना और ग्लोबल वार्मिंग को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए 1.5 डिग्री सेल्सियस तक के जो प्री इंडस्ट्रियल लेवल का जो हमारा टेम्परेचर था ना, उसके 1.5 डिग्री सेल्सियस तक का जो राइज है, उस लिमिट तक के ग्लोबल वार्मिंग को लाके रखना, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। और कुछ हमारे SDGs वगैरह, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स वगैरह, जो 2030 तक के हमको हासिल करने हैं, ऐसा हमने टारगेट रखा है। तो ये सबको फुलफिल करने के लिए ये COPs को ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो चलिए COP28 के आउटकम्स क्या क्या है वो देख लेते हैं। सबसे पहली चीज जो है वो है क्लाइमेट फाइनेंस। क्लाइमेट फाइनेंस के लिए न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल फॉर क्लाइमेट फाइनेंस, ऐसा एक मैकेनिज्म 2025 के पहले कंस्टिट्यूट करना, जिसमें कि $100 बिलियन का एक फंड बनाया जाएगा, और उसको स्टार्ट वहां से करना 2025 से, ऐसा इसका मोटिव है। मतलब सिंपली जो डेवलप्ड कंट्रीज है वो एक तरीके से इस फंड में कंट्रीब्यूट करेंगे, जिसके थ्रू डेवलपिंग कंट्रीज या फिर जो अनडेवलप्ड या छोटे आइलैंड कंट्रीज वगैरह, उनको क्लाइमेट चेंज से होने वाले लॉसेस को कॉम्पेंसेट एंड धीरे धीरे रिकवर करने के लिए इस फंड को यूज किया जाएगा। एक्चुअली लॉस एंड डैमेज फंड नाम से जो ये एक फंड इसमें बनाया गया है, स्पेशलाइज्ड नाम देकर, इसको पहली बार ऑपरेशनलाइज किया गया है। ये जो फंड बनाया गया है, तो फिलहाल इसमें एक बड़ा प्रॉब्लम है कि इस साल जो इस फंड में कंट्रीब्यूशन फिर एक डिक्लेयर किया गया अमाउंट है, वो सिर्फ $800 मिलियन का है, जो बिल्कुल भी किसी देश के लिए इनफ नहीं है। और इसके बाद आते हैं ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव की ओर। तो ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव जो कि इंडिया ने प्रपोज किया है, और इसके अंडर जो भी कोई एनवायरमेंट फ्रेंडली एक्शंस है, जैसे वाटर कंजर्वेशन हो या फिर सॉइल कंजर्वेशन या किसी भी टाइप का एनवायरमेंट के लिए प्रो एनवायरमेंट ऐसा कोई एक्शन है, तो वो करने वाला कोई भी इंडिविजुअल या कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, उनको ग्रीन क्रेडिट्स मिलेंगे, जो कि एक तरीके से मार्केट बेस्ड एक मैकेनिज्म है, जिसके अंडर मान लीजिए कि आपने अगर वाटर कंजर्वेशन में कोई अच्छा काम किया, एक इनिशिएटिव लिया, और उससे आपने 1 लाख लीटर पानी की बचत कर ली है। 1 लाख लीटर काफी छोटा अमाउंट है वैसे, बट इससे भी बड़े अगर स्केल पर आपने कुछ कंजर्वेशन का काम किया है, जो कि एट लार्ज सोसाइटी के लिए एंड एनवायरमेंट के लिए बहुत अच्छा है, तो आपको कुछ ग्रीन क्रेडिट्स असाइन किए जाएंगे, जिनको ऐसी एंटिटीज जो अपने कंजर्वेशन के टारगेट्स कंप्लीट नहीं कर पाए, वो आपसे खरीद पाएंगे, और फिर आप इसको CSR के थ्रू वगैरह भी यूज कर पाएंगे। ऐसा एक पूरा ये ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव यहाँ पर लॉन्च किया गया है। और इंडिया ने इस समिट में 2028 में होने वाले COP को इंडिया में होस्ट करने का इंटरेस्ट भी दिखाया, और एक तरीके से यहाँ पर डिमांड रखी है कि हम इसको होस्ट करना चाहते हैं अपने देश में। और इसको हमारे देश के जो PM है नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने यहाँ पर ये बात को आगे रखा है। और इस समिट का एक प्रिंसिपल गोल रहा है कि फॉसिल फ्यूल्स को कैसे हम धीरे धीरे करके इससे दूर जाए, और न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज को टैप किया जाए, और धीरे धीरे फेज्ड मैनर में फॉसिल फ्यूल्स को एलिमिनेट करके पूरा का पूरा एक तरीके से 2050 में जो हमारा एक टारगेट है कि नेट जीरो एमिशंस को अचीव करना, उसको हम यहाँ पर ला पाए, इसके लिए ये स्टेप ली गई है। इन डेवलपमेंट्स के साथ साथ ग्लोबल कूलिंग प्लेज, ग्लोबल रिन्यूएबल्स एंड एनर्जी एफिशिएंसी प्लेज, ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस जैसे कुछ इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स एंड डिक्लेरेशंस भी इस समिट का पार्ट रहे हैं। और अब एक और न्यूज बार बार देखी जा रही है इन दिनों में, उसको कवर करना भी यहाँ पर जरूर है, वो है ज्ञानवापी मॉस्क के बारे में। एक्चुअली काशी विश्वनाथ जो कॉम्प्लेक्स है वाराणसी में, वाराणसी का काशी विश्वनाथ जो मंदिर है, ज्योतिर्लिंग बहुत फेमस है, उसी के कंपाउंड से लगकर, और कुछ लोगों का कहना है कि उसी के कॉम्प्लेक्स में सिचुएटेड एक मस्जिद है जिसका नाम है ज्ञानवापी मॉस्क, जिसको ASI ने पिछले दिनों ASI को परमिशन दी गई थी कि वो यहाँ पर अपना एक्सकेवेशन कर पाए। तो उनको कुछ चौंकाने वाले यहाँ पर रिजल्ट
रिजल्ट्स मिले हैं। तो यहाँ पर व्यास खा तहखाना नाम से इस मस्जिद के नीचे बेसमेंट में एक जो जगह है वहां पर एक सील्ड कॉरिडोर था, तो वहां पर पूजा करने की परमिशन अब हिंदू साइड को यहाँ पर मिली है। और एएसआई का जो रिसेंटली सर्वे हुआ उसमें भी यही पाया गया कि यहाँ पर कई सारे हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां सिचुएटेड है, और इसीलिए उन्होंने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को यहाँ पर ऑर्डर किया है कि वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को यहाँ पर ना बिगाड़ते हुए उसको इंश्योर करते हुए सारी अरेंजमेंट्स करें, और अगले कुछ दिनों में कोर्ट का डिसीजन आने के अगले कुछ ही दिनों में यहाँ पर फैसिलिटेट करें कि हिंदू रीति रिवाजों के हिसाब से हिंदूज को यहाँ पर पूजा करने की परमिशन मिले। और इसके लिए वहां पर उन्होंने कुछ नेसेसरी एक ट्रस्ट वगैरह का भी एस्टेब्लिशमेंट करने को कहा है, पुजारी वगैरह को रखने के लिए कहा है। और यहाँ पर भी आपको एक तरीके से जो अगर हिस्टोरिकली देखे तो राम मंदिर के केस में जैसा हुआ था कि एक मंदिर वहां एग्जिस्ट करता था और फिर बाबर ने अपने एक सरदार को मीर बाकी को ऑर्डर्स देकर वो तोड़वा कर वहां पर मस्जिद का निर्माण किया। कुछ उसी तरह वाराणसी जो एक स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक जगह है, हिंदुओं के लिए श्रद्धा स्थान है, वहां पर भी औरंगजेब के ऑर्डर्स पर मंदिर जो था उसको तोड़ा गया और यहाँ पर 1678 में एक मस्जिद का निर्माण हुआ। तो इसीलिए ये मैटर अब कंट्रोवर्सीज में है और ये वाराणसी के लोकल कोर्ट से लेकर अब हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट तक के भी ये मैटर पहुंच चुका है। तो इसमें ये एक डेवलपमेंट को देख लेना हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट था। तो चलिए फ्रेंड्स, ऐसा है ये पूरा का पूरा इशू, और ओवरऑल आपको वीडियो पसंद आया होगा ऐसा हम आशा करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आज के एमसीक्यू क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। आज के एमसीक्यू क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वियना कन्वेंशन। जी, ये जो कन्वेंशन है सारे क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड और बाकी जो UNFCCC के अंडर आने वाले, ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो इनको एक बार स्किम थ्रू करना ना भूलिएगा। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसीलिए आप अगले भी आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियोस में हमारे साथ बने रहे। इसके लिए आप सिर्फ एक काम कीजिए कि भद्रा IAS एकेडमी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि आपको ऐसे टॉपिक्स का कवरेज कंटिन्यूअसली मिलता रहेगा।